मेरे उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना हो दीवानों, क्योंकि ये समय लव करने का नहीं है, ये समय लॉ पढ़ने का है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सर, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देखे, एंड हमने देखा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ठीक है, हमने बाकी सब कंप्लीट कर दिया, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, बट क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम है क्लास, ठीक है, तो आई थॉट कि पहले हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं और फिर चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोर ओवर, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, उसके आंसर्स चेक करो। याद रखना, असाइनमेंट में जैसे क्वेश्चंस दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। असाइनमेंट इज जस्ट फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग, आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए असाइनमेंट काम आएगा आपको। तो असाइनमेंट सॉल्व करो, सॉल्व करते हुए कोई भी डाउट आए, कोई चीज नहीं समझे आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जस्ट अ मोमेंट। सो चैप्टर नंबर 2, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर, पहले तो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? हमने क्लास पहले सेक्शन 10 देखा था, फर्स्ट चैप्टर में। हमने क्या बोला था? एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होता है जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। इज इट क्लियर? वापस से, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। उसमें से एक एसेंशियल एलिमेंट था, देयर शुड बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो सर, वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। शुरू करते हैं आज की कहानी। तो चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर, पॉइंट क्या है? सी, आपको याद होगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं? यस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, बट इफ देयर इज वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस देन देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वापस से, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, बट कौन से ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर, ये वैलिड ऑफर क्या है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है, वही रूल्स हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। इज इट क्लियर? याद रखना, वैलिड ऑफर या वैलिड एक्सेप्टेंस यानी उस टाइप के ऑफर या उस टाइप के एक्सेप्टेंस जो मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 10 वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। परफेक्ट। देयरफॉर वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो करना क्या है हमको इस चैप्टर में रूल्स देखने हैं रिगार्डिंग वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। शुरू करें? ठीक है, तो आज की क्लास में हम पहले देखेंगे व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। आज हम ऑफर समझेंगे, फिर हम एक्सेप्टेंस समझेंगे, और वैलिड ऑफर है और वैलिड एक्सेप्टेंस है तो जाके बनेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो हम बात करें ऑफर की। ऑफर को डिफाइन करता है क्लास सेक्शन 2A, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऑफर को डिफाइन करता है सेक्शन 2A। इससे फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिवाइज कर रहा हूं। सेक्शन 2A ऑफर को डिफाइन करता है, 2B प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर 2E एग्रीमेंट, 2E याद रखना, 2H कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेक्शन 10 याद है क्या? सेक्शन 10 इज एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? ये कुछ सेक्शन है जो आपको याद करने चलने पड़ेंगे। फिर से, सेक्शन 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, 2E एग्रीमेंट, section 2H contract, and section 10 essential elements of a valid contract. Is it clear? So हम definition देखते हैं ऑफर की। क्या बोलता है? When one person signifies to another, यहाँ एक वर्ड यूज किया, signifies। signifies का मतलब क्या होता है? tells। ये देखो लिखा हुआ रेड में। When one person signifies to another, मतलब जब एक पर्सन दूसरे को बोलता है, बताता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, ठीक है? His willingness, इच्छा मतलब क्या? willingness। वापस से, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something। देखो यहां दो वर्ड यूज किए हुए, to do something और abstain from doing something। मतलब क्या? देखो, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। सब बोलना क्या चाह रहे हो? ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ऑफर कुछ करने को लेके भी हो सकता है और कुछ नहीं करने को लेके भी हो सकता है। इट कैन बी टू डू समथिंग, कुछ करने को लेके, और abstain from doing something। abstain मतलब रोकना, कुछ नहीं करने को लेके।
सर एग्जांपल्स दो वापस से, पहले बेस समझ लो। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू समथिंग को हम क्या बोलते हैं, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इज इट क्लियर? मतलब ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कुछ करने को लेके भी हो सकता है या कुछ नहीं करने को भी लेके हो सकता है। सर एग्जांपल दो। ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया, अगर आप मेरे घर का स्विमिंग पूल बनाओगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। इज इट क्लियर? नाउ यहां जो ये ऑफर है ये आपके लिए कुछ करने को लेके है कि कुछ नहीं करने को लेके है? आप बोलोगे सर स्विमिंग पूल बनाना है यानी कुछ करने को लेके है, दैट मींस टू डू समथिंग। ठीक है, दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव ऑफर। नंबर 2, ऑफर कैन आल्सो बी नेगेटिव, दैट इज नॉट टू डू समथिंग और अब्सटेन। अब्सटेन मतलब रोकना, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब क्या? आगे मैं आपको फर्दर चैप्टर से पढ़ाऊंगा। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज फॉरबिडेंस टू स्यू। क्या बोला? फॉरबिडेंस टू स्यू। फॉरबिडेंस टू स्यू मतलब सामने वाले को कोर्ट में केस करने से रोकना। सर बोलना क्या चाह रहे हो? अगर मैंने आपको ऑफर दिया कि तू 1 महीने तक मेरे खिलाफ कोर्ट में केस मत कर, मैं तुझे एडिशनल 50,000 रुपए दूंगा, तो यहां जो आपको एडिशनल 50,000 रुपए मिल रहे हैं वो कुछ करने को लेके मिल रहे हैं या कुछ नहीं करने को लेके मिल रहे हैं? सर कोर्ट में केस नहीं करने पे पैसे मिल रहे हैं, मतलब ये कुछ नहीं करने को लेके है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट याद रखना ऑफर दोनों टाइप के हो सकते हैं, आइदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इट कैन बी अ एक्ट और अ एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब अब्सटेन करना। इट कैन बी अ एक्ट और टू अब्सटेन समबडी। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलराइट, हमको डेफिनेशन ऐड करना है सेक्शन 2 है, याद रखना। ऑफर की क्या बोलता है? when one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing something. Is it clear? Now आगे क्या बोलता है? with the view to obtain assent of that person। मतलब क्या? ऑफर ऐसा होना चाहिए कि हमको सामने वाले का उस पर एसेंट चाहिए। एसेंट मतलब कंसेंट चाहिए। मतलब क्या? देखो दो एग्जांपल्स देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, यार मैं सोच रहा हूं अपना घर 50 लाख में बेच दूं, क्या ये वैलिड ऑफर है? सर आप सोच रहे हो कि 50 लाख में घर बेचे, ये तो आप सोच रहे हो, क्या आपने इसको ऑफर दिया? नहीं। वैसा वर्षा अगर मैं उसे ऑफर देता हूं, क्या तुम मेरा घर 50 लाख में खरीदेगा? फर्क देखो। सेकंड वाले एग्जांपल में मैं उसे पूछ रहा हूं क्या तुम मेरा घर 50 लाख में खरीदेगा, यानी मुझे इस केस में उसका एसेंट चाहिए, उसका कंसेंट चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऑफर ऐसे वैलिड होंगे जहां आपको सामने वाले का कंसेंट या एसेंट चाहिए, जबकि पहले केस में यार मैं सोच रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो उसने हाँ भी बोला तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके बीच में? नहीं। वेरएस अगर आप बोल रहे हो क्या तुम मेरा घर 50 लाख में खरीदेगा, उसने एक्सेप्टेंस दिया तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो वापस रिवाइज करते हैं। सेक्शन 2A बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, बट ये कैसा होना चाहिए? with the view to obtain assent of that person. Is it clear? Then such act मतलब जो पॉजिटिव था, to do something, such act और abstinence। abstinence ये वर्ड कहां से आया? ठीक है, ये वर्ड आया abstain से। Is it clear? ये पास्ट टेंस हो गया abstain का। ओके, सो क्या बोलता है? अगर कुछ करने को लेके है तो वो एक्ट ऑफर रहेगा, और कुछ नहीं करने को लेके है तो वो abstinence ऑफर रहेगा। Is it clear? So such act or abstinence is said to make a valid proposal. Proposal मतलब क्या होता है? Offer. Is it clear? तो ऐसा ऑफर जिसमें आपने उसको अपनी इच्छा बताई, या तो कुछ नहीं करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो नहीं करने वाला ऑफर होगा या वो नहीं करने वाला एक्सेप्टेंस होगा, या वो करने वाला ऑफर होगा या वो नहीं करने वाला ऑफर होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 2A बोलता है when one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing something, but ये ऑफर कैसा होना चाहिए? जिसमें हमको सामने वाले का एसेंट या कंसेंट लेना है। सर इज इट क्लियर? ठीक है, then such act or such abstinence will be valid proposal or valid offer. Is it clear? Now जब भी आप किसी पार्टी को ऑफर देते हो क्लास, यहां दो पार्टी होती है। ऑफर देने वाले को बोलते हैं ऑफरर, ऑफर जिसको दिया उसे बोलते हैं ऑफरी। ठीक है, इन्हीं के लिए कुछ अलग वर्ड्स दिए हुए, प्रोमिसर और प्रपोजर। मतलब ऑफर देने वाले को बोलते हैं प्रोमिसर और जिसको ऑफर दिया उसे बोलते हैं प्रोमिसी, या ऑफर देने वाले को बोलते हैं प्रपोजर और जिसको ऑफर दिया उसे बोलते हैं प्रपोजी। इज इट क्लियर? सो ऑफरर, ऑफरी, प्रोमिसर, प्रोमिसी, प्रपोजर, प्रपोजी। इज इट क्लियर? सो ऑफर वाले कहानी में दो टाइप के दो पार्टीज होती है। ठीक है, ऑफर देने वाले को बोलते हैं ऑफरर या प्रोमिसर,
या प्रपोजर, और आपने जिसको ऑफर दिया उसे बोलते हैं ऑफरी, प्रोमिसी और प्रपोजी। इज इट क्लियर? ये ऑफर के एंगल से। एंड अगर सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा एक्सेप्टर। इज इट क्लियर? तो वो ऑफरी, वो प्रपोजी, वो प्रोमिसी क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर, अगर उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया। इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने समझा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, बट वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? और हमने डेफिनेशन देखी ऑफर की जो सेक्शन 2A में डिफाइंड है, एंड साथ साथ हमने ये भी देखा कि पार्टीज के नाम क्या है। ऑफर देने वाला ऑफरर, प्रपोजर, प्रोमिसर, और जिसको ऑफर दिया वो ऑफरी, प्रपोजी और प्रोमिसी। इज इट क्लियर? नाउ आज के लेक्चर में क्लास हमारा मेन काम है, हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। इज इट क्लियर? हम क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट क्लास, तो शुरू करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर? जस्ट अ मोमेंट। You can see number 1 is express offer. सर मतलब क्या? मतलब याद है आपको, हमने देखा था बनने को लेके कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी एक्सप्रेस करती है या तो ओरली या तो रिटन मैनर में। सर बोलना क्या चाह रहे हो? वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने ऑफर दिया या तो ओरल या रिटन मैनर में। मैं भी एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा, अभी हम ऑफर के एंगल से बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आपने एक्सप्रेस ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस किया, तो बन के हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो हर वो ऑफर जो आपने ओरली दिया है या रिटर्न मैनर में दिया है उसे बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? नंबर 2 इज इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर को याद करने के लिए याद करो, हमने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था। हमने क्या बोला था सर? जहां भी पार्टी ने एक्सप्रेस नहीं किया बट कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसे बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें ठीक है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको ठीक है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, उसमें 3 एग्जांपल बताए थे, याद है आपको? एक एटीएम मशीन का एग्जांपल बताया था, एक बस का एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने ऑक्शन सेल का एग्जांपल देखा था। तो अभी मैं आपको बता दूं इम्प्लाइड ऑफर से कुछ एग्जांपल। ठीक है, जैसे एटीएम से विड्रॉ किया पैसा, इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? एटीएम से पैसा विड्रॉ किया इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड करना। सो अपने एटीएम वाले एग्जांपल में सर, ठीक है, आपने एटीएम से पैसा निकाला तो आपके कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? याद रखना, एटीएम मशीन खड़ी हुई है। इज इट क्लियर? ठीक है, इज अ इम्प्लाइड ऑफर। मैंने जाके पैसा निकाला यानी इम्प्लाइड ऑफर को एक्सेप्ट किया और मेरे बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, वैसे ही बस से ट्रैवल करना या बस में जाके बैठना अपने एग्जांपल में, वो से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, पैसा पे करना पड़ेगा, बट उसमें इम्प्लाइड ऑफर क्या होगा? बस खड़ी हुई है। इज इट क्लियर? तो बस खड़ी हुई है इज इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, आप जाके बस में बैठ गए मतलब आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आपके बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इज इट क्लियर? सो एटीएम इज एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर, बस खड़ी इज एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से या एग्जांपल से किसके? इम्प्लाइड ऑफर के। सर और एग्जांपल दो इम्प्लाइड ऑफर के। ओके, वेइंग मशीन। ठीक है, आप देखते हो कई बार स्टेशन पे या कई जगह पे वेइंग मशीन खड़ी होती है। ठीक है, वेइंग मशीन खड़ी है, इस इम्प्लाइड ऑफर। जो चाहे आके 1 रुपए का कॉइन डाल दे, ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना दे। इज इट क्लियर? सो ऑफर कैन बी एक्सप्रेस, ऑफर कैन बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर के रिप्लाई में जाके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस ऑफर के रिप्लाई में जाके बनता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और इम्प्लाइड ऑफर के रिप्लाई में जाके बनता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? हर चीज जो ओरल या रिटन मैनर में हमने किया वो एक्सप्रेस ऑफर हो जाएगा, और जहां पे ओरल रिटन नहीं है जैसे एटीएम, बस, ये सारे एग्जांपल जो हैं किसके? इम्प्लाइड ऑफर के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स आर ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और ऑफर कैन बी जनरल। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑफर की। देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इस एग्जांपल में यू कैन सी, ठीक है, दिस इज एप्पल वॉच। ठीक है, ये मेरी एप्पल वॉच है। अब मैंने अगर आपको ऑफर दिया
ठीक है, क्या ये एप्पल वॉच जो 30,000 रुपए की है, क्या आप 5,000 में खरीदोगे? ये ऑफर मैंने आपको दिया, क्या कोई और एक्सेप्ट कर सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, ये ऑफर तो हमको दिया है तो हम ही एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट बहुत सिंपल है, जब भी एक ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। वापस से, जब भी कोई ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। जैसे ये वॉच का जो ऑफर दिया वो मैंने इस क्लास को दिया, सीए फाउंडेशन की क्लास को दिया, तो ये स्पेसिफिक पर्सन है कि ग्रुप ऑफ पर्सन है? आप बोलेंगे सर ग्रुप ऑफ पर्सन है। इज इट क्लियर? फिर भी ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया तो ये भी क्या होगा? स्पेसिफिक ऑफर। इज इट क्लियर? तो मैंने अगर स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूं। इमेजिन करो हम एक फिजिकल क्लासरूम में बैठे हो, आप सब उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मैंने फिर से आपको ऑफर दिया कि जो चाहे मेरा एप्पल वॉच खरीद ले। ठीक है, 5,000 रुपए मैंने ऑफर दिया और क्लासरूम के बाहर से विपुल सर जा रहे थे। ठीक है, विपुल सर ने सुना कि यार ये एप्पल वॉच बहुत सस्ते में दे रहा है। ठीक है, उन्होंने क्लासरूम के अंदर झांक के बोला आई एक्सेप्ट। नाउ मैंने ऑफर दिया, विपुल सर ने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, क्या मेरे और विपुल सर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि ये ऑफर जो है वो मैंने इस क्लास को दिया था, विपुल सर को नहीं दिया था। इज इट क्लियर? बोलने का मतलब क्या है सर? ऐसा ऑफर जिसमें आपको जिसको दिया है उसी से एक्सेप्टेंस लेना है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, कोई भी अगर ऑफर एक्सेप्ट कर सके तो हो जाएगा जनरल ऑफर। तो अगर मैं चाहता हूं कि जिसको ऑफर दिया है उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए तो इट विल बी स्पेसिफिक ऑफर। वेयरएज मैंने ऐसा ऑफर दिया जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसे बोलेंगे जनरल ऑफर। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो क्या बोलता है, when an offer is made to definite person मतलब specific person और a class of person मतलब यहाँ पे ग्रुप भी आता है। इज इट क्लियर? जैसे एक स्टूडेंट को ऑफर दिया तो स्पेसिफिक पर्सन, या पूरी क्लास को ऑफर दिया तो ग्रुप ऑफ पर्सन, ये दोनों भी स्पेसिफिक ऑफर में क्वालिफाई होंगे। इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर where it can be accepted only by the person or class of person to whom it is made। मतलब क्या? स्पेसिफिक ऑफर की खास बात क्या है? जिसको ऑफर दिया वो ही ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी और ने ऑफर एक्सेप्ट किया तो कॉन्टैक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने क्लास को ऑफर दिया था तो विपुल सर बाहर से एक्सेप्ट करेंगे तो मेरे और विपुल सर के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा। जबकि इस क्लास में से किसी ने भी ऑफर को एक्सेप्ट किया तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल ऑफर। सर जनरल ऑफर मतलब क्या? एनी ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, एनी ऑफर मेड टू एनीबडी, जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसे बोलते हैं जनरल ऑफर। सर एग्जांपल दो। सपोज अमेजॉन में एक सेल चल रही है कि अगले 10 दिन तक, ठीक है, वो आईफोन्स दे रहे हैं 50% डिस्काउंट पे। ठीक है, अब माय क्वेश्चन इज, ठीक है, ये ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप एक्सेप्ट करोगे तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में कोई भी एक्सेप्ट करेगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर बोलना क्या चाह रहे हो? इट्स अ जनरल ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। सो फर्क क्या है सर? फर्क ये है कि अगर जिसको ऑफर दिया वो ही एक्सेप्ट कर सकता है तो वो स्पेसिफिक ऑफर होगा। Whereas if the offer is made to public at large, ठीक है, तो वो हो जाएगा जनरल ऑफर। फर्क क्या है सर? स्पेसिफिक ऑफर जिसको दिया वो ही एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी। इज इट क्लियर? तो क्या बोलता है, when an offer is made to world at large मतलब पब्लिक एट लार्ज मतलब कोई भी, वर्ल्ड का मतलब एग्जैक्टली वर्ल्ड नहीं है बट कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज नोन एज जनरल ऑफर। इज इट क्लियर? इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन who complies with terms of the offer। मतलब अमेजॉन में क्या बोला, आईफोन परचेस किया तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अमेजॉन से। मतलब आपने जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कैसे किया? आईफोन परचेस करके, यानी यू कंप्लाइड, यू फॉलोड विद टर्म्स ऑफ द ऑफर। इज इट क्लियर? सो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन बाय कंप्लाइंग विद टर्म्स ऑफ ऑफर, दैट इज एनीवन, ये देखो वर्ड, who comes forward and acts accordingly। ये वर्ड को ध्यान रखना है आपको। बोलना क्या चाह रहा है सर? एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। वापस से, जनरल ऑफर एक्सेप्ट कैसे होगा? जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है सर, हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। कम्स फॉरवर्ड मतलब वो मैटर नहीं करता, एक्ट्स अकॉर्डिंगली मैटर करता है। जैसा बोला वैसा एक्ट होना चाहिए।
इज इट क्लियर? जैसे बोला अमेजोन से फोन परचेस करोगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको अमेजोन से फोन परचेस करना है, ठीक है, यू हैव एक्टेड अकॉर्डिंगली, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम बात करें सर किसकी, जनरल ऑफर की। सर जनरल ऑफर का एक आधी और एग्जांपल दो। ठीक है, शोले मूवी देखिए, याद है आपको डाकू गब्बर सिंह पे सरकार ने कितना इनाम रखा था? सरदार पूरे 5,000 या पूरे 50,000, याद है कि आपको? ठीक है, मुझे पता हो सरकार ने ये डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए जो इनाम रखा था 50,000 रुपए का, ये स्पेसिफिक ऑफर था कि जनरल ऑफर था? आप बोलेंगे सर ये तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जैक्टली अगर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है तो दिस इज एग्जांपल ऑफ जनरल ऑफर। सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाकू गब्बर सिंह को पकड़ कर लाना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सरकार को आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू एक्सेप्ट द ऑफर। इज इट क्लियर? वापस से सर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। नंबर वन हमने देखा स्पेसिफिक ऑफर, हमने बोला स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू, सॉरी नंबर वन हमने देखा एक्सप्रेस ऑफर, एनी ऑफर जो ओरल या रिटर्न मैनर में हो उसे बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। नंबर टू इम्प्लाइड ऑफर, जहां एक्सप्रेस नहीं किया बट हम मानते हैं कि ऑफर, जैसे एटीएम मशीन खड़ी हुई है, इसे इम्प्लाइड ऑफर, जो चाहे जाकर पैसा निकाल ले। नंबर टू, ठीक है, वेइंग मशीन खड़ा हुआ है, इसे इम्प्लाइड ऑफर, जो चाहे जाके पैसा निकाल ले, सॉरी वेट गिन ले। नंबर थ्री, बस खड़ी हुई है, इज इम्प्लाइड ऑफर, जो चाहे जाके बैठ जाए और वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। इज इट क्लियर? ठीक है, नंबर थ्री हमने देखा स्पेसिफिक ऑफर। सर स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, वही एक्सेप्ट कर सकता है। नंबर फोर जनरल ऑफर, जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हम बोलते हैं एनीबडी हु कंप्लाइज विद टर्म्स एंड कंडीशन, एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मानते हैं उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? देखो जनरल ऑफर में एक केस दिया हुआ है कार्लाय वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सर पहले तो ये क्या है? सी हम लॉ में बहुत सारे रेफरेंस केसेस देते हैं, ठीक है, बहुत सारे, आगे हम लॉ पढ़ेंगे बहुत सारे रेफरेंस केसेस देखेंगे। सर इस रेफरेंस केस का मतलब क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, पहले हम ये समझते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो सोर्स ऑफ लॉ की बात करूं तो एक तो लॉ वो है जो लिखा हुआ है, बट पॉइंट समझो दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान के एक्शंस अलग है। अब लॉ कोई बनाएगा तो भी कितनी चीजों के लिए लॉ बनाएगा? क्या लॉ हर इंसान को हर सिचुएशन को कवर कर सकता है? सर द आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि इंसान कितने टाइप के होते हैं, उसके हर एक्शन से लॉ कैसे बन सकता है? तो क्या होता है कई बार किसी मुद्दे पे कुछ वेरिएशन आता है तो लॉ वहां पे साइलेंट होता है। और हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी लॉ वहां साइलेंट होता है मतलब लॉ वहां पे लिखा हुआ नहीं है, तो पार्टीज क्या करती है, कोर्ट में जाती है। इज इट क्लियर? और कोर्ट सारे फैक्ट्स को स्टडी करके एक जजमेंट देता है। याद रखने वाली बात यह है जहां लॉ साइलेंट है और उस बारे में लॉ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अगर उस मुद्दे पे कोर्ट का जजमेंट आ जाए तो वो भी लॉ बन जाता है। इज इट क्लियर? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए कई बार कोर्ट के जजमेंट्स यूज करते हैं। पूरे लॉ में आप कई जगह पे रेफरेंसेस यूज करोगे कुछ केसेस के, जैसे इस केस में कार्लाय वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, मतलब ये केस कोर्ट में गया था। कोर्ट में केस किसने किया था? देखो वर्सेस के पहले जिसका नाम लिखा होता है उसने कोर्ट में केस किया था। तो कोर्ट में केस किसने किया था? कार्लाय ने किया था। सर किसके अगेंस्ट में किया था? एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इज इट क्लियर? सो मैंने आपको भी बताया कि कई बार हमको समझने के लिए लॉ को रेफरेंस केसेस को यूज करना पड़ सकता है क्लास। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सर इस केस में हुआ क्या था, तो आपको बता दूं इस केस में, एक्सक्यूज मी, एक प्यारी सी क्यूट सी सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम था कार्लाय। अब जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, उसके सिटी में एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी चल रही थी और कई लोग उस बीमारी से मर रहे थे। अब बेचारी कार्लाय नाजुक सी बंदी थी, ठीक है, उसे वो इन्फ्लुएंजा से बहुत डर लगता था। इसलिए ठीक है, एक दिन जब न्यूज में उसने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, न्यूज़पेपर में उसने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, वो एडवर्टाइजमेंट किसका था क्लास? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का था।
कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कुछ स्मोक्स बॉल बनाए थे और उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट में दावा किया था कि जो हमारे स्मोक बॉल्स रेगुलरली खाएगा दिन में 2 बार, उसे कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। आपको पता है कार्ला तो फट्टू थी, कार्ला का तो बहुत डर लगता था कि इन्फ्लुएंजा नहीं होना चाहिए, तो उसने वो एडवर्टीजमेंट पढ़ा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन था कि आप रेगुलरली स्मोक बॉल खाओ, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर इन्फ्लुएंजा हो गया स्मोक बॉल खाने के बाद भी, तो कंपनी आपको 50,000 रुपए, ठीक है, पे करेंगे। इज इट क्लियर? तो कार्ला को बहुत डर लगता था इन्फ्लुएंजा से, वो रेगुलरली स्मोक बॉल्स खाना शुरू कर दी। 15 दिन तक उसने रेगुलरली स्मोक बॉल खाया, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। सर ओ, बेचारी को इन्फ्लुएंजा हो गया। इतना डर लगता था, रेगुलरली स्मोक बॉल खाया, फिर इन्फ्लुएंजा हो गया। जब भी ऐसा क्लास में कुछ होता है, ठीक है, तो पूरी क्लास हमारे साथ में बोलती है ओ। ये होता है लड़कियां यूज करती है कई बार, ओ लड़के यूज करते हैं ओ। ठीक है, तो बेचारी कार्ला को इन्फ्लुएंजा हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, इस केस में, ठीक है, अगर कार्लाइल कंपनी के पास जाती है कि देखो 15 दिन से मैं रेगुलरली स्मोक बॉल खा रही हूँ, उसने प्रूव कर दिया, क्या उसे 50,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? द आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ केस ऑफ जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर में रूल क्या है? एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मानते हैं कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में कार्ला एक्टेड अकॉर्डिंगली, वो रेगुलरली स्मोक बॉल खा रही थी, तो हमने मान लिया कि उसने जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर स्मोक बॉल खाने के बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ठीक है, वो कंपनी से पैसा रिसीव कर सकती है, 50,000 रुपीज रिसीव कर सकती है। इज इट क्लियर? सो ऑफर कैन बी एक्सप्रेस, ऑफर कैन बी इम्प्लाइड, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक, ऑफर कैन बी जनरल। स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, वो ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मानते हैं कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, मोर ओवर जनरल ऑफर पे केस का नाम हमेशा याद रखना। केस का नाम, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम इस पे क्वेश्चन देखने भी वाले हैं। ठीक है, ये देखो नीचे, बट जब हम क्वेश्चंस डील करेंगे तब हम डील करेंगे। सो इस जनरल ऑफर में एक केस का नाम याद रखना, और ये याद करने बोला है मैंने, याद रखना। ठीक है, केस का नाम है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो केस हमने अभी भी देखा था। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सर हमने अभी 2 एग्जांपल्स देखे, स्पेसिफिक ऑफर के और जनरल ऑफर के। एक फन वे में चीजों को याद करने के लिए मैं आपको 2 सिचुएशन बताता हूं, आप बताना कि वो स्पेसिफिक ऑफर है कि जनरल ऑफर है। इज इट क्लियर? तो अंधेरी रात थी, बिजलियां कड़क रही थी, और उस अंधेरी रात में हमारे बॉलीवुड के बाल वाले एक्टर, जैसे मैंने बाल वाले एक्टर बोला आपके दिमाग में, ठीक है, आ गया होगा, सिर्फ बाल वाले एक्टर नहीं, बाल 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 वाले एक्टर। ठीक है, कौन? श्री अनिल कपूर जी। श्री अनिल कपूर जी श्री 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 देवी जी के लिए गाना गा रही थी, जी के लिए गाना गा रहे थे। गाने के बोल थे, रातें नहीं कटती ये दिन, ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू। ना, ये गाना कौन गा रहा था? अनिल कपूर जी। किसके लिए? श्रीदेवी के लिए। इज इट क्लियर? ये जैसे ही बोला था आई लव यू, वहां से जूही चावला भागते हुए आई और उसने बोला आई एक्सेप्ट। मुझे बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन अनिल कपूर जी एंड जूही चावला? आप बोलोगे सर अनिल कपूर जी ने ये ऑफर किसको दिया? सर ये ऑफर श्रीदेवी को दिया, और एक्सेप्ट किसने किया? ठीक है, जूही चावला ने। बताओ उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं? याद अपना शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इज इट क्लियर? तो बताओ मुझे, वो शादी के बाद हम आगे करेंगे। मुझे बताओ फन वे में, क्या जूही चावला और अनिल कपूर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? द आंसर इज नो। क्यों? सर ये स्पेसिफिक ऑफर था, एंड स्पेसिफिक ऑफर जिसको दिया है उसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है सर, ऐसे एग्जांपल है जनरल ऑफर का। बीच के किनारे हमारे बॉलीवुड के डूड सलमान खान जी आराम से कुछ तो पीते हुए, ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखो अभी कि जूस पी रहे थे, वैसे बीच के किनारे कोई जूस नहीं पीता, बट स्टिल जूस पी रहे थे और गाना गा रहे थे। गाने के बोल याद है आपको? ठीक है,
गाने के बोल थे, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तो ये गाना चल ही रहा था, वहां से एक मोटी लड़की 180 किलो की भागते हुए आई और उसने बोल दिया आई एक्सेप्ट। मुझे बताओ क्या कांटेक्ट हो गया, क्या कांटेक्ट हो गया? सर आप बोलोगे सलमान खान जी ने क्या गाया था? ठीक है, एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसे पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, कोई तो हो। तो उसने एक जनरल ऑफर दिया था। तो अगर वो मोटी लड़की आके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज यस। आई होप बहुत डिटेल में आप समझ चुके हो कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है और जनरल ऑफर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं ना। दो तीन लास्ट पॉइंट्स आज के क्लास के। एक है क्रॉस ऑफर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो तीन लास्ट के पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना, आज की पूरी क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने वर्ड क्या यूज किया? क्रॉस ऑफर। सर क्रॉस ऑफर मतलब क्या? जब भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देती है, इस बात से अनजान कि उसने भी सिमिलर ऑफर उसे दिया है। वापस से, जब भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देती है, इस बात से अनजान कि इसने भी उसे सेम ऑफर दिया है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। सॉरी, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। मतलब क्या? एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझेगा। देखो उस जमाने में जब फोन कॉल्स या फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, सपोज मैंने आपको एक लेटर लिखा कि क्या तुम मेरा घर 50 लाख में खरीदोगे? इट्स ऑफर। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर। आई होप इट इज क्लियर। क्या तुम मेरा घर 50 लाख में खरीदोगे? इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैंने लेटर में लिखा पूरा और लेटर पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने में जाने में 2 दिन लगेंगे, आपका रिप्लाई आने में 3-4 दिन लगेंगे, 7-8 दिन का पूरी कहानी थी ये। बट अगले दिन ही, जिस दिन मैंने लेटर पोस्ट किया, उसके अगले दिन ही मुझे आपसे ऑफर आया, क्या तुम तुम्हारा घर मुझे 50 लाख में बेचोगे? मुझे और एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था आप ही के साइड से, क्या तुम तुम्हारा घर मुझे 50 लाख में बेचोगे? पॉइंट समझो, मेरे ऑफर और आपके ऑफर दोनों में घर को बेचने की बात हो रही है। हम दोनों के ऑफर में 50 लाख की बात हो रही है। हम दोनों के ऑफर में मेरे ही घर को लेके बेचने की बात हो रही है। तो सब कुछ तो सेम है, दोनों में सिमिलर ऑफर है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑफर मैंने आपको दिया था और वो ऑफर आपने मुझे दिया, भले दोनों सिमिलर है। आई होप इट इज क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास कि अगर दोनों ही पार्टी सिमिलर ऑफर दे रही है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? द आंसर इज, अगर सर दोनों भी सिमिलर ऑफर दे रही है, दिस इज अ काउंटर ऑफर। इज अ क्लियर? सॉरी, दिस इज अ क्रॉस ऑफर। आई एम सो सॉरी, दिस इज अ क्रॉस ऑफर। ठीक है, एंड क्रॉस ऑफर से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ये याद रखना, बिकॉज इस केस में दोनों ही पार्टी ने ऑफर दी है, किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। इज इट क्लियर? आगे तक अगर कोई एक्सेप्टेंस देगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सिर्फ दोनों के क्रॉस ऑफर से कभी कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, वापस से मैं रिपीट करता हूं, जब भी कोई दोनों पार्टी एक दूसरे को सिमिलर ऑफर देती है जिसके टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, इस बात से अनजान के सामने वाला भी उसे सेम ऑफर दे रहा है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। इज इट क्लियर? याद रखना, क्रॉस ऑफर मतलब आइडेंटिकल ऑफर, ये देखो दिया हुआ है। क्रॉस ऑफर मतलब आइडेंटिकल ऑफर, सेम ऑफर। इज इट क्लियर? ठीक है, so when two parties make identical offer to each other in ignorance of each other's offer, यानी ऑब्वियस सी बात है, मैं ऑफर तभी दूंगा जब मुझे पता नहीं है कि उसने भी ऑफर दिया। अगर उसने ऑफर दिया है तो मैं ऑफर फिर से क्यों दूंगा सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे? जब भी एक पार्टी सिमिलर ऑफर देता है और सामने से भी आता है ऑफर और मुझे पता नहीं कि वहां से भी ऑफर आ रहा है, ठीक है, यहां हम बोलते हैं इट्स अ क्रॉस ऑफर। इज इट क्लियर? देखो क्या बोलता है, neither of the offers can be called as an acceptance, क्योंकि सर दोनों ने ऑफर दिया था, किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया अभी तक, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं। तो याद रखना, दो क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, भले दोनों सिमिलर है बट दोनों भी ऑफर है। और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वैलिड ऑफर पे वैलिड एक्सेप्टेंस मिल जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। और देखो याद रखना, क्रॉस ऑफर याद करना बहुत सिंपल है, इसने भी सेम ऑफर दिया, इसने भी सेम ऑफर दिया,
दिस आर इक्वल बट दोनों अलग अलग पार्टीज ने दिया, यानी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ऐसा करते मुझे बचपन में याद आता है, हम एक सीरियल देखा करते थे शक्तिमान। शक्तिमान में एक विलन था सम्राट गिलविश, जो बोलता था अंधेरा कायम रहे, या सब लोग उसको बोलते थे अंधेरा कायम रहे, ऐसे हाथ दिखाते थे। चलो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जब भी दो पार्टी सिमिलर ऑफर दे रही है, क्रॉस कैसे होता है, इक्वल एंड अपोजिट, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। याद क्या रखना, भले ही सिमिलर ऑफर हो बट दोनों पार्टीज ने ऑफर दिया, किसी पार्टी ने ऑफर को एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। टू क्रॉस ऑफर्स विल नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप बोलोगे सर व्हाट इफ दो क्रॉस ऑफर में से आपने, आपके फ्रेंड ने, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया? यस, अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज दोनों के ऑफर से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। ओके, सो क्रॉस ऑफर इज सिमिलर ऑफर बट दोनों एक पार्टी दूसरे को दे रही है, दो क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है। ओके, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज काउंटर ऑफर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है काउंटर ऑफर? सी, काउंटर ऑफर नॉर्मली यूज करते हैं आप जब आप नेगोशिएशन करते हैं, या आप यूज करते हैं जब आप मैन्युअली करते हैं या बार्गेन करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे आपने ऑटो वाले को बोला भैया क्या यहां से इतवारी लेके जाओगे, ठीक है, क्या यहां से इतवारी लेके जाओगे, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। इज इट क्लियर ना? आपने ऑफर उसे दिया 100 रुपए का, ठीक है, धर्मपेट से इतवारी लेके जाने के लिए। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ध्यान देना, एक ऑफर था, एक वैलिड ऑफर है। पॉइंट समझो, अगर ऑटो वाले ने हाँ बोल दिया, मतलब आपने जैसा ऑफर दिया उसने वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लिया, तो हम ऐसे एक्सेप्टेंस को बोलते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फिर से, जैसा ऑफर दिया वैसे के वैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट किया तो उसे बोलते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगाया, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वेयर एज अगर ऑटो वाले ने बोला नहीं कम से कम 150 रुपए लूंगा, तो मुझे बताओ आपने ऑफर कितने का दिया था? 100 रुपए का। क्या उसने वैसे का वैसा एक्सेप्ट किया? नहीं, उसने बोला 150 रुपए लूंगा। आई होप इट इज क्लियर। मतलब जैसा ऑफर दिया था क्या वैसे का वैसा एक्सेप्ट किया सर? नहीं सर, उसने तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, 100 की जगह 150 बोल दिया। ऐसे ऑफर को बोलते हैं क्वालिफाइड, ऐसे एक्सेप्टेंस को बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं क्लास? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फिर से आप बोलोगे सर एक्सेप्टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं? आप पहले पॉइंट समझो, आपको ये कंसेप्ट समझ जाएगा। फिर से, मैंने जैसा ऑफर दिया उसने अगर वैसे का वैसा एक्सेप्ट किया उसे बोलते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं क्लास? अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और याद क्या रखना है, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट अगर आपने ऑफर को टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्ट किया, जैसे इस केस में ऑटो वाले ने क्या बोला, नहीं 100 नहीं 150 दूंगा, उसने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया, यानी उसने कंडीशन लगा दी, उसने क्वालिफिकेशन लगा दिया। जब भी आप कंडीशन लगा के या क्वालिफिकेशन लगा के ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो याद रखना हम बोलते हैं इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया, आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस किया, आपने कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस किया। तो ऐसे केस में लॉ बोलता है ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगी? जब वो अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसा ऑफर दिया वैसा एक्सेप्टेंस किया तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्ट किया तो भाई साहब आपका एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, इट्स अ काउंटर ऑफर। मतलब आपने मेरे ऑफर को छोड़ के नया ऑफर दिया, कितने का? 150 रुपए का। अब वो मेरे ऑप्शन पे है कि उसे हाँ बोलना है कि ना बोलना है। मतलब क्या, पूरी कहानी समझो। मैंने ऑफर दिया 100 रुपए का, अगर आपने अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस किया होता तो अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया होता। बट आपने क्या किया, आपने यहाँ 150 का ऑफर दिया, ठीक है, 150 में बोला हाँ मैं 150 में लेके जाऊंगा, तो क्या आपने मैंने जैसा ऑफर दिया वैसे का वैसा एक्सेप्ट किया? अब अगर नहीं सर, आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, ऑटो वाले ने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है, यानी उसने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया। याद रखना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, बेसिकली इट्स अ काउंटर ऑफर, ठीक है, इट्स अ काउंटर ऑफर, यानी नया ऑफर आया है आपसे मुझे कितने का? 150 का। इज इट क्लियर? तो इससे क्या होगा, मैंने ऑफर दिया 100 का, आपने काउंटर ऑफर दिया 150 का, इससे मेरा ओरिजिनल ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नया ऑफर आपके साइड से मुझे आया कितने का? 150 का। इज इट क्लियर? अब अगर मुझे 150 पड़ता है मैं हाँ बोल दूंगा, यानी ऑफर को एक्सेप्ट कर दूंगा,
ठीक है, हाँ बोल दिया तो सिमिलर टर्म्स में किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट अगर मैंने बोला कि नहीं 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 120 रुपए के ऊपर नहीं दूंगा, है ना, आपके 150 पे मैंने नया ऑफर दिया, कितने का, 120 का, है ना, आपके ऑफर में मैंने काउंटर ऑफर दिया कितने का, 120 का। इज इट क्लियर? ऐसे केस में अब आपको ऑफर लैप्स हो गया 150 का और मेरा ऑफर आया कितने का, 120 का। से बोलना क्या चाह रहे हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं काउंटर ऑफर का, ठीक है। अभी तक के एग्जांपल्स में हमने जो ऑफर दिया सामने वाला वही एक्सेप्ट करता तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। बट मैंने जो ऑफर दिया अगर उसने टर्म्स एंड कंडीशन करके एक्सेप्ट किया तो उसे बोल चेंज करके एक्सेप्ट किया तो उसे बोलते क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और याद रखना क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, इट इज अ काउंटर ऑफर। इज इट क्लियर? काउंटर ऑफर से क्या होगा, आपका ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा और काउंटर ऑफर विल बी नया ऑफर। अब अगर ये पार्टी को वो ऑफर चलता है तो वो एक्सेप्ट कर देगा, अगर नहीं चलता तो ये काउंटर ऑफर देगा। अगर ये काउंटर ऑफर देगा, जैसे मैंने आपको 120 रुपए का ऑफर दिया था तो आपका 150 का ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। अब मैंने 120 का ऑफर दिया, अगर ऑटो वाले ने वो एक्सेप्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर ऑटो वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया और 140 रुपए बोला तो ये नया काउंटर ऑफर हो जाएगा, उससे मेरा 120 का ऑफर लैप्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? जब भी ऑफर पे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो हम उसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। अगर सिमिलरली जैसा ऑफर दिया वैसा एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पर आपने अगर कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस किया, ठीक है, क्वालिफिकेशन लगा के एक्सेप्टेंस किया तो हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर काउंटर ऑफर नहीं समझे फिर से आराम से ये वीडियो को पीछे करके समझना, 2-3 बार सुनो शांति से तो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है, when a offeree offers to qualified acceptance। देखो क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया मतलब आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्टेंस दिया, और हम बोलते टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्टेंस दिया मतलब काउंटर ऑफर किया। ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, देखो मॉडिफाई किया, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया, एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। आपने वैसे वैसा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, आपने वेरिएशन लगा टर्म्स में, चीजें क्लियर? तो इसे हम बोलेंगे काउंटर ऑफर। माय क्वेश्चन इज, अगर आपने काउंटर ऑफर दिया मेरे ऑफर पे, क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना? सोचो। मैंने 100 का ऑफर दिया था, अगर आपने 150 का एक्सेप्ट किया, क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना? आप बोलोगे नहीं सर, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 100 का ऑफर दिया था, 150 में एक्सेप्ट करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनेगा। यानी काउंटर ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जब तक उस पर एक्सेप्टेंस नहीं आता। वो भी कैसा एक्सेप्टेंस? अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल, जैसा दिया वैसा एक्सेप्ट किया। मतलब अगर ऑटो वाले ने 150 रुपए का ऑफर दिया और मैं एक्सेप्ट करता तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। ठीक है, बट मैंने 100 का ऑफर दिया और ऑटो वाले ने 150 बोले तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया तो काउंटर ऑफर बना। तो मेरे और ऑटो वाले के बीच में 150 पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ऑफर दिया 100 का और वो एक्सेप्ट कर रहा है 150 पे। इज इट क्लियर? वापस से टाइप्स ऑफ ऑफर दिख रहे हैं। नंबर 1 एक्सप्रेस ऑफर, जो एक्सप्रेस करके बना, ओरल या रिटर्न। नंबर 2 इम्प्लाइड, जहां पे एक्सप्रेस नहीं किया बट हमको समझता है कि वो ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर। नंबर 3 स्पेसिफिक ऑफर, मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, वही एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर 4 जनरल ऑफर, मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मानते हैं कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 5 हमने देखा क्रॉस ऑफर, जब आइडेंटिकल मतलब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को सिमिलर ऑफर देती है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। लॉ बोलता है दोनों ने सिमिलर ऑफर दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ने ऑफर दिया, इस पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नंबर 6 हमने देखा काउंटर ऑफर, जब भी ऑफर को टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके पार्टी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, हम बोलते हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना बिकॉज नए टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, अब वो दूसरे पार्टी के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। नाउ लास्ट ऑफर इज स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूअस ऑफर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आज के लिए, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे, खत्म करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे आज के। ठीक है, नाउ स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है मतलब कुछ टाइम के लिए वैलिड है, कुछ टाइम के लिए ओपन है। सब बोलना क्या चाह रहे हो? अब अगर सेंट्रल मॉल में सेल लगी है आज की कि कुछ भी ले लो 70% डिस्काउंट, मेरा क्वेश्चन है ये ऑफर कितने टाइम के लिए है? आप बोलोगे सर आज के लिए।
तो अगर वो आज के लिए मतलब कोई भी ऑफर अगर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वैलिड होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, या उसे हम बोलते हैं ओपन ऑफर, या उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑफर. इज इट क्लियर? एनी ऑफर विच इज वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसे बोलते हैं हम स्टैंडिंग ऑफर. और हर ऑफर कुछ ना कुछ पीरियड के लिए वैलिड होता है. इवन इफ पीरियड नहीं भी दिया है तो ऑफर रीजनेबल टाइम के लिए वैलिड रहेगा. तो बोलना क्या चाह रहा हूं, देखो वापस से, जहां टाइम फिक्स दिया है वो फिक्स टाइम के लिए वैलिड होगा. जहां टाइम नहीं दिया होता वहां रीजनेबल टाइम के लिए वैलिड होता है. अब सर रीजनेबल कितना होगा? रीजनेबल कितना होगा वो कौन सा ऑफर दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है. जैसे आपने आज से 50 साल पहले मुझे पूछा सर क्या लैंड खरीदोगे 1 लाख में, और मैंने 50 साल बाद बोला हाँ, मुझे बताओ क्या हमारे बीच में कॉन्टैक्ट हो गया? भले ही 50 साल पहले आपने टाइम लिमिट नहीं दिया था कि आपको इतने दिन के अंदर आंसर देना पड़ेगा, बट एक रीजनेबल टाइम तक अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑफर भी खत्म हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा. अगर ऑफर लैप्स हो गया तब वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. तो अगर ऑफर में टाइम दिया हुआ है उस टाइम तक के लिए ऑफर ओपन है, कंटिन्यूअस है या स्टैंडिंग है. उस टाइम तक के लिए अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. बट अगर ऑफर का टाइम खत्म हो जाए तब वो स्टैंडिंग ऑफर नहीं है. अब अगर आपने एक्सेप्ट किया तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. इज इट क्लियर? इसमें याद रखना, अगर टाइम दिया है तो उतने टाइम के लिए स्टैंडिंग है, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो एक रीजनेबल टाइम के लिए स्टैंडिंग है. अब सर रीजनेबल कितना होगा? रीजनेबल कितना होगा विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सिचुएशन. वापस से, व्हाट इज रीजनेबल विल डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सिचुएशन. ठीक है? अगर दोनों पार्टी एग्री करती है, हाँ जैसे इस केस में 50 साल पहले ऑफर दिया था आज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं, दोनों पार्टी को पता है कि रीजनेबल टाइम चला गया. ठीक है? बट जहां पे डिस्प्यूट हुआ कि टाइम रीजनेबल है या नहीं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? पहले तो एक एक्ट है लिमिटेशंस एक्ट. लिमिटेशंस एक्ट आपको बताते हैं कि रीजनेबल टाइम कितना होगा. मोर ओवर अगर लिमिटेशंस एक्ट कुछ नहीं बोल रही तो कितना रीजनेबल होगा इस पर डिस्प्यूट हुआ. और याद रखना जब भी डिस्प्यूट होता है, जब भी लॉ साइलेंट होता है वहां कोर्ट वायलेंट होता है. फिर से बोल रहा हूं, जहां लॉ साइलेंट होता है वहां कोर्ट वायलेंट होता है. मतलब अगर लॉ में नहीं दिया हुआ है रीजनेबल टाइम कितना होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट बताएगा कि रीजनेबल टाइम है या नहीं है. आई होप इट्स क्लियर. दिस वाज एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूअस ऑफर. मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं पूरा आज जो हमने देखा चीजें. ठीक है, वापस से एक सेकेंड. तो हम सर डील करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. हमने सेक्शन 10 देखा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वैलिड ऑफर होगा और वैलिड एक्सेप्टेंस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. तो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस. उसमें हमने देखा सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, बट वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. फिर हमने ऑफर की डेफिनेशन देखी जो डिफाइन कर रहा है सेक्शन 2A में. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है. इसके बाद व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर में हमने ये भी देखा. आप देख सकते हो इसके बाजू में टीक्यू लिखा हुआ है. मैंने पूरे सिलेबस में पहले बता चुका हूं, डिवाइड किए हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं. अगर वहां टीक्यू लिखा है मतलब ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल एंगल से आ सकता है. अगर वहां पीक्यू लिखा होगा मतलब ये प्रैक्टिकल एंगल से आ सकता है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? टीक्यू, मतलब ये थ्योरेटिकल एंगल से काम का है. बाजू में क्या लिखा हुआ है? बी, मतलब ये ए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउएवर इसके आने के चांसेस है. और ये सी नहीं है. देखो सी मतलब क्या होता है? ठीक है, ये सी नहीं है मतलब आपको सिर्फ इसे पढ़ना नहीं है, आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है. सी ऐसे कंसेप्ट है जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए काम के होते हैं, एग्जाम में नहीं आते. ओके, तो हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर. इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. नंबर 1 एक्सप्रेस ऑफर, ओरल या रिटर्न ऑफर दिया. नंबर 2 इम्प्लाइड ऑफर. ठीक है, बस खड़ी है इम्प्लाइड ऑफर, एटीएम मशीन खड़ा है इम्प्लाइड ऑफर, हम देख चुके हैं. नंबर 3 स्पेसिफिक ऑफर, जब भी एक ऑफर दिया एक स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन वही एक्सेप्ट कर सकता है स्पेसिफिक ऑफर. नंबर 4 जनरल ऑफर, मेड टू पब्लिक एट लार्ज. याद क्या करना है? एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली. हम मानते हैं उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, जनरल ऑफर में याद रखना केस का नाम कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. नेक्स्ट हमने देखा क्रॉस ऑफर,
जब भी दोनों पार्टी सिमिलर ऑफर देती है एक दूसरे को, आइडेंटिकल ऑफर देती है, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। याद क्या करना है, अगर सिर्फ क्रॉस ऑफर तक की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज दोनों भी ऑफर है, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। इज इट क्लियर? बट अगर क्रॉस ऑफर पे अलग से एक्सेप्टेंस आता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नंबर 6 देखा हमने, काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर मतलब मेरे ऑफर पे अगर आपने दूसरा ऑफर दिया। काउंटर ऑफर, ये वर्ड देखो, काउंटर वर्ड आपने कहा देखा, काउंटर अटैक। इज इट क्लियर? मैंने अटैक किया, उसने फिर से अटैक किया, अटैक पे दूसरा अटैक इज काउंटर अटैक, ऑफर पे दूसरा ऑफर इज काउंटर ऑफर। जब भी मैंने ऑफर दिया, उसने मेरा ऑफर जैसा दिया था वैसा एक्सेप्ट नहीं किया, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके एक्सेप्ट किया, तो हम बोलते हैं कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, दैट इज अ काउंटर ऑफर। इससे क्या होता है, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, एंड काउंटर ऑफर इज द न्यू ऑफर इन द मार्केट। अब पार्टी को एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं करना है तो वो काउंटर ऑफर देगी। तो नेगोशिएशंस और बार्गेनिंग में काउंटर ऑफर चलते हैं। इज इट क्लियर? लास्ट, स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। एनी ऑफर विच इज वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर टाइम फिक्स है तो उस टाइम तक, टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम तक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑफर। याद क्या रखना है, जब तक ऑफर स्टैंडिंग है, ओपन है, कंटिन्यूअस है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जहां ऑफर स्टैंडिंग नहीं है, मतलब लैप्स हो गया, टाइम खत्म हो गया, उसके बाद एक्सेप्ट करने से भी कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। जैसे सेंट्रल मॉडल अपने एग्जांपल में, अगर ऑफर आज है, आप कल जाके अगर परचेस करोगे, क्या आपके लिए ऑफर वैलिड है? नहीं, बिकॉज आज का ऑफर था। अगर आज एक्सेप्ट करते तो आपको 70-80% डिस्काउंट मिलता। अगर आज आपने एक्सेप्ट नहीं किया, कल गए तो कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? सो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। इज इट क्लियर? अगर एक बार नहीं समझा और एक बार पढ़ो, देखो उसे, तीसरी बार देखो उसे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है, और आपको समझ रहा होगा। इज इट क्लियर? मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सेकंड चैप्टर के नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हो। आई वुड एडवाइस यू, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं आपको फिजिकल नोट्स की कॉपी दे दूंगा। मीनवाइल तब तक आप क्या कर सकते हो, ठीक है, तब तक आप पे सबके घर में प्रिंटर्स होंगे, अगर है तो, ठीक है, प्रिंट आउट ले लो साथ साथ, और एक एक चैप्टर का प्रिंट आउट लेके, क्योंकि मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आप लोग को, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लो साथ साथ, और साथ साथ पढ़ना शुरू करो। इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। खुदा हाफिज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।